हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और एल्गी की वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। इससे पहला जो वीडियो था उसमें भी हमने सवालों के वर्गीकरण की बातें की थी। तो पार्ट वन के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन के जो इनिशियल वर्कर्स थे, जो एल्गोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था वो सब हमने पार्ट वन वीडियो में डिस्कस किया था। तो आई होप आपने वो तैयार कर लिया होगा और उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो भी आपने पिन आउट कर लिए होंगे। तो पार्ट वन के बाद में जो फर्दर आगे का एडवांसमेंट जो भी रहा था इस फील्ड में और जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का, एल्गोलॉजिस्ट का, क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय जी.एम. स्मिथ। तो इसको सिंपली स्मिथ के क्लासिफिकेशन के रूप में भी जानते हैं। और जो आपकी एनुअल एग्जामिनेशंस होती हैं उन एग्जामिनेशंस में भी स्मिथ के क्लासिफिकेशन को काफ़ी बार पूछा जाता है, एक बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो आपको ये प्रॉपर तैयार होना चाहिए। देखिए, पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस हुआ था कि कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं एल्गी की अलग अलग क्लासेज में, जिनको टैक्सोनॉमिकली या क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए जनरल फीचर्स और यूज़ किया जाता है। जिनमें अगर हम बात करें तो थैलस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हैबिटाट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पिगमेंट सिस्टम जो रहता है, प्लास्टिड्स हो या क्रोमेटोफोर्स हो, इसके अलावा जो न्यूक्लियस की हालत होती है कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। रिजर्व फूड कंटेंट्स को लेकर के बातें थी कि किस प्रकार का रिजर्व फूड पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। और जो मोटाइल सेल्स बनती हैं उन मोटाइल सेल्स में फ्लैजिलेशन को लेकर के किस प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनको बनाते हैं। और लास्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं उनको भी स्थान दिया जाता है तो ये क्लासिफिकेशन और ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, जिनमें जो जाति वृत्तीय जो आपस में समानताएं और असमानताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गी की डिफरेंट क्लासेस में जो भी कनेक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सेवरल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको क्लासिफिकेशन पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये क्लासिफिकेशंस रहेंगे। तो अगर हम बात करें स्मिथ के क्लासिफिकेशन की, तो स्मिथ ने एल्गी को 7 डिविजन्स में डिवाइड किया है। अगर हम डिवीजन फर्स्ट की बात करें तो दैट इज़ क्लोरोफाइटा। फाइटा जो वर्ड है वो डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो फाइसी है लास्ट में जो CEA आता है वो क्लास के लिए यूज होता है। तो क्लोरोफाइटा को फर्दर इन्होंने दो क्लासेज यानी कि क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी में डिवाइड किया। अगला जो इनका डिवीजन था दैट वाज यूग्लिनोफाइटा, जिसमें केवल एक ही क्लास है, यूग्लिनोफाइसी। डिवीजन थर्ड में पायरोफाइटा को रखा है, जिसमें डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी दो क्लासेज इंक्लूड की थी। डिवीजन फोर्थ जिसमें कि क्राइसोफाइटा है, इसमें क्राइसोफाइसी है, जेंथोफाइसी है एंड बेसिलेरियोफाइसी है। इन तीनों क्लासेस को क्राइसोफाइटा में रखा गया था डिवीजन फोर्थ में। जबकि जो डिवीजन फिफ्थ है इसको इन्होंने प्रॉपर ICBN का यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है। इन्होंने इसको फियोफाइसी नाम दिया, यानी कि एक क्लास के रैंक का जो नॉमेनक्लेचर है वो डिवीजन 5 के लिए किया गया है, जिसमें आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी, ये जो सब क्लास लेवल के जो सफिक्स हैं वो इनके साथ में यूज़ किए गए हैं। बाकी सभी डिवीजन्स में फाइटा एंड फाइसी क्लास के लिए यूज़ किया, जबकि डिवीजन 5 में इन्होंने थोड़ा सा चेंज रखा है कि इन्होंने एक थोड़ा सा लो लेवल का जो जो बेस इन डिवीजन से नीचे के लेवल का जो रैंक है टैक्सॉन, उसको इन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया था। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात हो जाती है। डिवीजन 6 में साइनोफाइटा, जिसमें मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी जिनको हम जानते हैं उनको रखा था। और लास्ट वन जो 7th डिवीजन है उसमें इन्होंने रोडोफाइटा यानी कि जो रेड एल्गी है उनको रखा है, जो रोडोफाइसी क्लास में इंक्लूड होते हैं। तो ये जो 7 डिवीजन्स हैं, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइसी, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा, ये इन्होंने
7 डिविजन्स के अकॉर्डिंग एल्गी को क्लासीफाई किया और फिर फर्दर डिविजन्स को इन्होंने क्लासेस के अंदर भी डिवाइड किया, और कौन सी क्लासेस थी वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ गिवन बाय क्रिस्टेंसन, दिस इज़ 1964, और इन्होंने जो सेलुलर स्ट्रक्चर थी उस सेलुलर स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली जो कैरियन कंडीशन है, न्यूक्लियस की जो कंडीशन है, उसको बेसिक बनाते हुए प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। और जो प्रोकैरियोटा था उसमें इन्होंने ओल्ड डिविजन्स, ये गलत लिखा हुआ है, ओनली साइनोफाइसिस के अंदर इंक्लूड रहेंगे, ऑल डिविजन्स नहीं आएंगे। ओनली साइनोफाइटा जो डिवीजन है वो प्रोकैरियोटा में रहेगा, जबकि यूकैरियोटा के अंदर इन्होंने फर्दर दो ग्रुप्स बनाए। यूकैरियोटा का मतलब इसमें वो रहेंगे जिनमें वेल डेवलप्ड जो यूकैरियोटिक कंडीशन है न्यूक्लियस की वो पाई जाती है, जबकि हमें पता है कि साइनोफाइसी या जो मिक्सोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस की कंडीशन प्रिमिटिव होती है, जिसमें कि हमारे मेंबर नॉस्टोक, ओसिलोटोरिया ये सब आएंगे। इन्होंने यूकैरियोटा को फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वन इज़ द एकोंटा, जहाँ पे फ्लैजिला अपसेंट रहेंगे, इसमें जो मेंबर हैं दैट इज़ द रोडोफाइटा डिवीजन, जबकि दूसरा ग्रुप इन्होंने बनाया था दिस इज कॉन्टोफोरा, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी अगर हम देखें तो क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा, ये तीन ऐसे डिवीजन इन्होंने कॉन्टोफोरा में इंक्लूड किए हैं, जहां प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, जबकि जेंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा एंड फियोफाइटा, ये ऐसे डिविजन्स कॉन्टोफोरा में इंक्लूड हैं जिनमें फ्लैजिला तो रहेंगे बट इनके प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल जो बी है वो अब्सेंट रहता है, यानी कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ना मिल करके हमें क्रोमेटोफोर्स हैं वो मिलेंगे। जब हमने एल्गी में प्लास्टिड्स की बातें की थी तो वहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर में बेसिक डिफरेंस होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो इन्होंने क्रिस्टेंसन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटा के अंदर साइनोफाइटा को रखा है, जबकि यूकैरियोटा के अंदर एकोंटा एंड कॉन्टोफोरा को इंक्लूड किया है। एकोंटा में आपको फर्दर ध्यान रखना है कि रोडोफाइटा ही हैं, हालांकि साइनोफाइसी में भी फ्लैजिला नहीं होते हैं, लेकिन वो एकोंटा में नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाला डिवीजन है, इसलिए साइनोफाइटा एकोंटा से बाहर रहेगा, लेकिन उसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे जितने भी कॉन्टोफोरा के अंदर डिविजन्स हैं वो सभी वो हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट फर्दर आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट के रूप में है, जबकि बाकी ऐसे हैं जिनके प्लास्टिड को हम क्रोमेटोफोर्स के रूप में लेते हैं। तो ये तो रहा था 1964 में क्रिस्टेंसन के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं F.E. राउंड के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन, दिस इज़ 1973। इन्होंने भी न्यूक्लियस की कंडीशन और जो फाइलोजेनेटिक फीचर्स हैं इनको बेसिक बनाते हुए अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन अपना दिया है उसमें इन्होंने टोटल 8 फाइलम बनाए हैं, और फाइलम 1 में इन्होंने साइनोफाइटा को रखा है जो प्रोकैरियोटा के रूप में हम जानते हैं, और प्रोकैरियोटा के रूप में साइनोफाइटा को इन्होंने फाइलम 1 में प्लेस किया है, जबकि फाइलम 2 से लेकर के फाइलम 8 तक जितने भी हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले हैं, जिनमें क्राइसोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा इंक्लूड है। फियोफाइटा की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आप इसका ध्यान रखना। तो फाइलम 1 से लेकर के फाइलम 8 फाइलम्स के अंदर डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की कंडीशन एंड फाइलोजेनेटिक जो भी इंटररिलेशनशिप्स हैं इनके बीच में, उनको ध्यान में रखते हुए F.E. राउंड ने 1973 में फाइलम 1 से फाइलम 8 के अंदर यानी कि टोटल 8 फाइला के अंदर एल्गी को क्लासीफाई किया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो काफ़ी फेमस जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ गिवन बाय चैपमैन एंड चैपमैन 1973। तो जो पीछे के जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के जो फंडामेंटल जो भी फीचर्स क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किए गए हैं उन सबको और ज़्यादा इस फर्दर इम्प्रूव करते हुए, रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा अच्छा बनाते हुए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, अगर हम उसकी बात करें
तो इन्होंने भी टोटल एल्गी को प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है। प्रोकैरियोटा के अंदर फर्दर एक ही डिवीजन रखा है, दिस इज साइनोफाइटा, और साइनोफाइटा में केवल एक ही क्लास है, दिस इज साइनोफाइसी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी के मेंबर्स आते हैं, जैसे कि हमारा नोस्टॉक नोस्टॉक है, एनाबिना है, ओसिलेटोरिया है, ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटा और प्रोकैरियोटा के अंदर रखे हुए हैं। इसके बाद में जो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, वहाँ इस ग्रुप में इन्होंने टोटल 10 डिविजन्स बनाए हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने 1 डिवीजन रखा है, दिस इज़ रोडोफाइटा, और रोडोफाइटा के अंदर इन्होंने एक ही क्लास रखी है, दिस इज़ रोडोफाइसी। ये साइनोफाइसी यहाँ पे गलत प्रिंट है, यहाँ पे जो क्लास आएगी दिस विल बी द रोडोफाइसी क्लास। डिवीजन सेकंड के अंदर क्लोरोफाइटा को रखा है और क्लोरोफाइटा के अंदर इन्होंने 3 क्लासेस रखी हैं, वन इज क्लोरोफाइसी, पार्सिमोफाइसी एंड कैरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी इनको हम नॉर्मली जानते हैं, लेकिन इन्होंने पार्सिमोफाइसी को और इसमें जगह दी है, ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देन फर्दर नेक्स्ट डिवीजन में इन्होंने यूग्लिनोफाइटो का रखा है, जिसमें केवल एक ही क्लास यूग्लिनोफाइसी है। द नेक्स्ट डिवीजन इन्होंने जो बनाया है, दिस इज द क्रोमोमोनेडोफाइटा, और इन्होंने केवल एक ही क्लास है, दिस इज द क्रोमोमोनेडोफाइसी क्लास। देन फर्दर नेक्स्ट डिवीजन इज जेंथोफाइटा, इसमें भी केवल एक ही क्लास है, दिस इज जेंथोफाइसी। द नेक्स्ट वन इज बेसिलेरियोफाइटा, जिसके अंदर डायटम्स आते हैं, उसमें भी केवल एक ही क्लास है, दिस इज द बेसिलेरियोफाइसी। फर्दर डिवीजन इज क्राइसोफाइटा, इसमें इन्होंने 2 क्लासेस बना दी हैं, क्राइसोफाइसी एंड हेप्टोफाइसी, ये आपको ध्यान रखना है। देन फर्दर नेक्स्ट डिवीजन इज फियोफाइटा, और इसमें केवल एक ही क्लास है, दिस इज द ब्राउन एल्गी क्लास फियोफाइसी। एंड डिवीजन नेक्स्ट वन इज पायरोफाइटा, जिसमें उन्होंने फर्दर 2 क्लास बनाई हैं, वन इज डायनोफाइसी एंड सेकंड वन इज डेस्मोफाइसी। एंड लास्ट वन डिवीजन इज द क्रिप्टोफाइटा, जिसमें उन्होंने क्लास रखी है, दिस इज द क्रिप्टोफाइसी। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, दिस वाज गिवन बाय चैपमैन एंड चैपमैन, कि इन्होंने जो सेल स्ट्रक्चर है और जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ध्यान में रख करके अपना जो क्लासिफिकेशन दिया है, काफ़ी एलोबरेट क्लासिफिकेशन है इनका, और ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है। तो चाहे तो फ्रिच का क्लासिफिकेशन हो, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी अच्छे से तैयार होना चाहिए, ताकि जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। राउंड का क्लासिफिकेशन है, ये भी पूछा जाता है। चैपमैन एंड चैपमैन का क्लासिफिकेशन, ये भी पूछा जाता है, और स्पेसिफिक जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आपको इन दोनों वीडियो से क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब आपको तैयार करनी है। तो आई होप क्लासिफिकेशन को लेकर के जो दोनों वीडियोज़ हैं उनका प्रॉपर जो नोट हैं वो आप बनाएंगे, और क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं वो भी आप तैयार करेंगे, कि कौन कौन से डिविजन्स हैं, कौन से क्लासेज हैं। और थोड़ा सा आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब भी किसी भी क्लासिफिकेशन को आप आंसर में लिखें, या आंसर बुक में जब आपको ये तैयार करना हो, तो उसके जो बेसिक्स होते हैं कि कौन कौन से मैन कैरेक्टर्स को इन्होंने अपना आधार बनाया था, जिसके आधार पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, कि एनुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Okay then, thank you so much.